नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी बोले ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। खबर में आगे जिक्र होगा कि दुनिया को बता रहे संसद को नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर 16 पार्टियों की पीएम मोदी को चिट्ठी। खबर में आगे जिक्र होगा कि पैसा पॉलिसी आपका, सुविधा और फायदा अडानी का। राहुल गांधी ने LIC के निवेश पर किया कटाक्ष। आगे आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा कदम, वोटिंग % पर मिल सकेगी सटीक और त्वरित जानकारी, कैसे आपको बताएंगे। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं ओवैसी। बीजेपी की बी टीम के टैग से छुटकारा या फिर विपक्षी एकता की नई शुरुआत, क्या कुछ है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में आने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी RSS का कैरेक्टर है। ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी RSS वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फ़ोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर कर मोदी जी ने यहाँ पर ट्रंप के इशारे का पालन किया। आगे राहुल गांधी ने कहा कि आपको एक समय याद होगा जब फ़ोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी और 71 की लड़ाई में हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आए थे। इंदिरा जी ने कहा कि मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फ़र्क है, इनका करैक्टर है, ये सारे के सारे ऐसे हैं। आज़ादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है और 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो, हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। दोस्तों, आपको अगर लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया को बता रहे हैं संसद को नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर 16 पार्टियों की पीएम मोदी को चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। मंगलवार को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई और बैठक के बाद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें संसद सत्र की मांग को लेकर रणनीति सामने लाई गई। जयराम रमेश, संजय राउत, राम गोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रायन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचे थे। दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। पत्र में पहलगाम, पूंछ, उरी, राजौरी में हुए आतंकी हमलों और भारत पाकिस्तान संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संसद में स्वतंत्र चर्चा की बात कही गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पैसा पॉलिसी आपका, सुविधा और फायदा अडानी का। राहुल गांधी ने LIC के निवेश पर किया कटाक्ष। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के अडानी समूह में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने पर मंगलवार को कटाक्ष किया और कहा कि सरकारी धन का इस्तेमाल निजी संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पैसा पॉलिसी प्रीमियम आपका, सुरक्षा सुविधा फायदा अडानी का। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने घरेलू बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और ये कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा घरेलू बॉन्ड निर्गम है। दोस्तों, आपको बता दें कि APSEZ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि उसने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC से 15 साल के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए ये कोष जुटाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले EC का बड़ा कदम, वेटिंग % पर मिल सकेगी सटीक और त्वरित जानकारी। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को कहा कि वो अनुमानित मतदान प्रतिशत आंकड़ों पर समय पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं प्रौद्योगिकी संचालित VTR यानी कि वोटर टर्नआउट % प्रणाली शुरू कर रहा है। इससे पहले की पुरानी पद्धतियों से लगने वाला समय अंतराल काफ़ी कम हो जाएगा। आयोग द्वारा की जा रही ये बदलाव की पहल बिहार चुनाव से ऐन पहले हो रहा है। दोस्तों, इस पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में नए ECNET एप्लीकेशन पर
सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे ताकि अनुमानित मतदान रुझानों को अद्यतन करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर इसे स्वचालित रूप से एकत्रित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी कर कहा है कि अनुमानित मतदान प्रतिशत डेटा पहले की तरह हर 2 घंटे में प्रकाशित होता रहेगा। इसमें कहा गया है कि विशेष रूप से मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केंद्र छोड़ने से पहले मतदाता मतदान डेटा पीठासीन अधिकारी द्वारा ECI नेट में दर्ज किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं ओवैसी, बीजेपी की बी टीम के टैग से छुटकारा चाहते हैं या फिर विपक्षी एकता की है नई शुरुआत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विपक्षी दलों के महागठबंधन इंडिया के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या AIMIM की ये पहल सच में एनडीए के खिलाफ एकजुट विपक्ष की मंशा से की गई है या फिर ये केवल राजनीतिक चाल है ताकि ओवैसी की पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोप से खुद को अलग दिखाया जा सके। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल AIMIM की बिहार इकाई ने हाल ही में RJD और कांग्रेस के कुछ विधायकों से संपर्क किया है ताकि असदुद्दीन ओवैसी की महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक इन दोनों दलों के निर्णयकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शशि थरूर का बयान, हमें मनाने की जरूरत नहीं। ट्रंप के दावे पर शशि थरूर की 2 टूक पाकिस्तान को भी लताड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में तीसरे पक्ष की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि संघर्ष विराम के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत हुई। थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फिलहाल ब्राजील में है और ब्राजील से अमेरिका के लिए रवाना होगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए उन्हें मध्यस्थता उन्होंने की है और ब्राजील में शशि थरूर ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति पद का बहुत सम्मान करते हैं और हम उसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो हमारी समझ थोड़ी अलग है। हमें रोकने के लिए किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमने पहले ही रुकने के लिए कह दिया था। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति या उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किसी को मनाने की ज़रूरत थी तो वो पाकिस्तानियों को मनाने की ज़रूरत थी, उन्हें मनाना पड़ता। हमें मनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम युद्ध नहीं चाहते, हम विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, यही मूल सिद्धांत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, हर तरफ है क्राइम। जी हां दोस्तों, बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले पर RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में एक भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हों। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और बेगुनाहों को जेलों में पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता की परवाह है और बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की जनता की कोई परवाह नहीं है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। G7 में प्रधानमंत्री मोदी का भाग नहीं लेना, एक और कूटनीतिक विफलता, कांग्रेस का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेना भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका को मध्यस्थता करने देने के बाद एक और कूटनीतिक विफलता है। बीते 6 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में आयोजित होने वाली आगामी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना नहीं है और मामले से अवगत लोगों ने सोमवार को ये जानकारी दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की बैठक के बाद कमलनाथ का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये जोश सबूत है कि कांग्रेस मजबूत है और अब राहुल गांधी पर विश्वास सब करते हैं। संगठन को सशक्त करने के लिए राहुल गांधी ने क्या संदेश दिया है, इस सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने पूरे विस्तार से अपनी बात रखी। दूसरे प्रदेशों से पर्यवेक्षक आएंगे और सबसे चर्चा करेंगे ताकि एक ही जिला कांग्रेस कमेटी बन सके। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने बाढ़ संकट पर केंद्र सरकार को घेरा, PM से PM केयर्स फंड खोलने की कर दी अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार की आलोचना की और उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM केयर्स फंड के बाढ़ के दरवाजे खोलेंगे।
खड़गे ने कहा कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है और केंद्र को प्रभावित राज्यों के लिए तुरंत धन जारी करना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार को सभी पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम के लिए बाढ़ की तैयारी के लिए अधिक धन जारी करना चाहिए। शायद मोदी जी पीएम केयर्स फंड के दरवाजे खोल सकते हैं जिसमें करोड़ों रुपए बिना सार्वजनिक अपडेट के पड़े हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चुनाव आयोग। जून में दौरा करेगी टीम। 2 से 3 चरणों में हो सकता है मतदान। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग अब हर बूथ लेवल ऑफिसर को पहचान पत्र देने की तैयारी में है जिससे वो घर घर जाकर सत्यापन का कार्य कर सके। बिहार में मतदाता सूची अपडेट करने के लिए अभियान चलाया जाएगा जिससे 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें। चुनाव आयोग बिहार चुनाव तक इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड शुरू करने की भी तैयारी में है और इसमें आयोग से संबंधित सभी सुविधाएं एक की ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी। दोस्तों, सूत्रों की माने तो बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। चुनाव की तारीखें तय करते समय दिवाली और छठ जैसे त्योहारों का भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है और चुनाव आयोग की तैयारी इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने की है। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव 3 चरणों में और 2015 के चुनाव 5 चरणों में हुए थे। साल 2020 में पहले चरण में 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर 2020 को वोटिंग कराई गई थी। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। तीसरे और आखिरी चरण में 7 नवंबर 2020 को 78 सीटों के लिए वोट डाले गए थे और 10 नवंबर 2020 को वोटों की गिनती हुई थी। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम इस बार जून महीने में बिहार का दौरा करेगी और इस बीच चुनाव आयोग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। बीएलओ को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और आयोग की कोशिश है कि जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर आरोप लगे वैसे आरोप बिहार में ना लग सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अजीत पवार के साथ हो गया बहुत बड़ा खेला। रातों रात सभी 7 विधायकों ने बदल लिया पाला और अब इस पार्टी का थामा दामन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नागालैंड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी 7 विधायक शनिवार को सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में शामिल हो गए और इस कदम से एक तरफ मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली एनडीपीपी को 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब राज्य में एनडीपीपी के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है जिससे पार्टी की स्थिति और मजबूत हो गई है। लेकिन एनसीपी का वर्चस्व अब नागालैंड में खत्म हो गया है जिससे नागालैंड की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। एक समय जब शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट हुई तो नागालैंड इकाई ने अजीत पवार के साथ खुद को जोड़े रखा। 2023 में जब राज्य में चुनाव हुआ उसमें एनडीपीपी ने 25 सीटें जीती थी जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने 12 सीटें हासिल की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आमने सामने बीजेपी के 2 दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में मंत्री तो दूसरा सांसद। क्या है असली वजह, आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश बीजेपी के 2 सीनियर नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ लगी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा आमने सामने हैं। दरअसल सारा विवाद ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच शुरू हुई नई ट्रेन को लेकर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच एक नई ट्रेन को मंजूरी दी है। इसके लिए गुना सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच श्रेय की जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के दोनों ही सांसद इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। 28 मई को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नई ट्रेन के संचालन को मंजूरी दी और इस ट्रेन की स्वीकृति दिए जाने के बाद रेल मंत्री ने गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा दोनों को लेटर भेजा और इसके बाद से ही दोनों सांसद इस ट्रेन के संचालन का श्रेय लेने की होड़ में हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुंभ लगेगा नासिक में, फायदा मिलेगा गुजरात को। संजय राउत का फडणवीस सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, सिंहस्थ कुंभ मेले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। नासिक में एक और जहां यहाँ पर राज्य सरकार ने तैयारियों की घोषणा कर दी है तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना ने आरोपों की बौछारें कर दी हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कुंभ महाराष्ट्र में हो रहा है लेकिन सारा पैसा और ठेके गुजरात के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। राउत के मुताबिक नासिक की जनता के पैसों से गुजरात के व्यापारियों की जेबें भरी जाएंगी और स्थानीय लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। दरअसल रविवार के दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक पहुंचकर कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर एक बड़ी बैठक की। इसमें 13 अखाड़ों के प्रमुख प्रतिनिधि और संत
कैबिनेट मंत्री और आला अफसर मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि कुंभ के लिए करीब 4000 से 4500 करोड़ रुपए की लागत से नासिक में इंफ्रास्ट्रक्चर को नया रूप दिया जाएगा, जिसमें रोड, पानी, टॉयलेट, सेफ्टी और अन्य ज़रूरी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 2000 करोड़ के अलावा प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। इसके लिए टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन यहीं से शुरू सियासत होती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विकास के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना बीजेपी की राजनीति की पहचान, कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन को लेकर सोमवार को चिंता जताई और आरोप लगाया कि विकास की बुनियादी मुद्दों से भावनात्मक और ध्रुवीकरण वाले विषयों की ओर ध्यान भटकाना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की पहचान है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य की 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं तथा 15 से अधिक जिलों में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, पूर्वोत्तर विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और भारी बारिश से जूझ रहा है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में है, जहां कई लोगों की जान चली गई है और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरा, बोले ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार को घेरा। उन्होंने सेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भाजपा सेना का अपमान बंद करे, वो बेशर्मी से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण कर रही है। हम सेना के सामने नतमस्तक हैं, लेकिन भाजपा इसका श्रेय ले रही है। ये गलत है। ये वही भारतीय सेना है जिसने हर परिस्थिति में देश की रक्षा की है, ज़रूरत पड़ने पर दुनिया का नक्शा भी बदला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डबल इंजन की भाजपा सरकार ने असम को दिया धोखा, खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। जहाँ दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य इन दिनों बाढ़ और भारी बारिश से जूझ रहे हैं। इसके चलते उत्तर पूर्वी राज्यों में 40 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और इसे लेकर सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ और भारी तबाही को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड के दरवाजे खोलेंगे। खड़गे ने दावा किया कि पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए बिना ऑडिट के रखे हुए हैं। खड़गे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने साल 2016 में असम को बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने असम को धोखा दे दिया है। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में खड़गे ने लिखा कि उत्तर पूर्वी राज्य भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी मंगलवार को मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की करेंगे शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके तहत वो प्रदेश संगठन की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक समेत 4 बैठकों में मार्गदर्शन देंगे। गुजरात राज्य में भी इसी तरह का अभियान अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी के मुस्लिमों से नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कर दी बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, बिजनौर की नगीना सीट से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुस्लिम बार बार क्यों ठगे जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर धार्मिक प्रचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लखनऊ पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों से अपील की है कि वो अब उन पर भरोसा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में चंद्रशेखर ने कहा कि क्यों बार बार ठगे जा रहे हैं मियाँ, मेरे साथ आओ। आज वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज का नंबर आया है, आगे जैन, क्रिश्चियन और अन्य समाज का नंबर आएगा, इसीलिए आवाज़ उठाना सीखो। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी खबर, सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने रक्षा तैयारियों पर सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के बयानों की ओर इशारा करते हुए रक्षा तैयारियों पर और सवाल खड़े कर दिए।
खेड़ा ने ANI से कहा कि हर दिन सवाल उठ रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। हम संघर्ष विराम की शर्तों को भी जानना चाहते हैं। यह अचानक क्यों किया गया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी घोषणा क्यों की? CDS के बयानों से फिर कई सवाल उठते हैं। सरकार को आगे आने की ज़रूरत है और देश को हमारी रक्षा तैयारियों को जानने की ज़रूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त कराने का श्रेय लिया। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन की व्यापार वार्ता ने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध को संभावित रूप से टाल दिया। ट्रंप के दावे के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिका की भूमिका पर बहस फिर से शुरू हो गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य संघर्ष में विमान के नुकसान के बाद भारत ने अपनी रणनीति में सुधार किया और पाकिस्तानी क्षेत्र में काफ़ी अंदर तक हमला किया। उन्होंने 6 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के इस्लामाबाद के दावे को भी सरासर गलत बताया। ब्लूमबर्ग टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रारंभिक नुकसान के कारणों का पता लगाने के बाद भारत ने अपने सभी लड़ाकू विमान उड़ाए और पाकिस्तान में सटीक हमले किए।